हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रिम गुरु। जैसा आप सबको पता है कि यूपीएससी मेंस के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और आपने हमारा ऐसे का एनालिसिस और जीएस पेपर 1 का एनालिसिस ऑलरेडी देखा होगा। आई एम हियर टू डिस्कस विद यू द एनालिसिस ऑफ जीएस पेपर 2। ओके, तो इस एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ब्रॉड एनालिसिस करेंगे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर का, लाइक व्हाट वाज द पैटर्न, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम ईच सेक्शन, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, and Agrim Guru's analysis regarding the question paper. डिटेल्ड एनालिसिस हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिकली हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन विच वी विल एनालाइज दिस पेपर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द पेपर, लाइक इज यूपीएससी फॉलोइंग द सेम पैटर्न और हैज इट चेंज्ड एनीथिंग। Then the marks allocation for each individual subject, the type of questions, whether they were static, analytical, current affairs based or what. And we will also see whether the questions can be answered from conventional sources. Conventional sources matlab what all do we read in general, like standard books, the class notes, the newspaper or the current affairs magazine that we follow. And after that there will be specific sessions, separate sessions for the answer writings, that is how to answer these questions, what should be the approach to write these answers and what was expected in these questions। उन चीज़ों के लिए सेपरेट सब्जेक्ट वाइज हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो अलग से सेशन लेंगे। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो द पैटर्न रिमेन द सेम एज इट हैज़ बीन फॉर सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 20 ओनली। द टोटल वर्ड लिमिट वाज 4000 ओनली, दैट इज 150 वर्ड्स के 10 क्वेश्चन एंड 250 वर्ड्स के 10 क्वेश्चन थे एंड द क्वेश्चंस वर डिवाइडेड इनटू 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स। अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्सेज दैट वी फॉलो जनरली। सो फॉर पॉलिटी वी फॉलो लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटीज एंड द न्यूज़पेपर। फॉर गवर्नेंस योर रिस्पेक्टिव कोचिंग्स क्लास नोट्स एंड द न्यूज़पेपर। सेम गोज विद सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सोर्सेज हम इसलिए बता रहे हैं बिकॉज वी कंसिडर दीज सोर्सेज एज कन्वेंशनल सोर्सेज एंड वी विल एनालाइज वेदर this year's question paper can be answered from these conventional sources or not। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिवीजन की बात करें तो इन दिस ईयर देयर वर 10 questions from polity, 2 questions from governance, 4 from social justice and 4 from international relations। So these 4 subjects of GS paper 2, they had their weightage divided in this manner, which as I will show you further कि बाकी सालों के ट्रेंड के जैसा ही था। There was not too much change in it। अगर हम मार्क्स के टर्म्स में बात करें तो 50% वेटेज केम फ्रॉम पॉलिटी ओनली एज इट कवर्ड 125 मार्क्स, 5 10 मार्कर्स एंड 5 15 मार्कर्स। एंड गवर्नेंस का 2 क्वेश्चन था, सो इट हैड अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स। एंड सोशल जस्टिस, इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर बिकॉज गवर्नेंस का क्वेश्चन कम हो गया है, तो इट अकाउंटेड फॉर 55 मार्क्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज अकाउंटेड फॉर 50 मार्क्स। एंड यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ बीन हैविंग द सेम वेटेज सिंस पास्ट 4 ईयर्स। अगर हम 2018-19 से देखें तो हर साल ये 50 मार्क्स का ही कवर हो रहा है एंड वो पैटर्न इस साल भी कंटिन्यू हुआ है। नाउ कमिंग टू इट्स कंपेरिजन इन टर्म्स ऑफ कि हर साल कैसा रहा है। ये एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स अस डिसाइड आवर प्रिपरेशन, व्हाट शुड बी ट्रेजेक्टरी ऑफ आवर प्रिपरेशन, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए। और अगर हम अपने मेंस के प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, वेयर वी टारगेट कि फ्रॉम दिस सब्जेक्ट आई एम टारगेटिंग दिस मिनी मार्क्स विच इज कॉल्ड एज माइक्रो लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, दिस एनालिसिस विल हेल्प यू ओवर देयर। सो इफ वी सी in from polity section this year 10 questions were asked and in 2022, 21 and 20 9 and 10 questions respectively were asked, that is 2020 में 9 questions, 21 में 9 questions, 2020 में भी 10 क्वेश्चन थे। फ्रॉम गवर्नेंस पार्ट, दिस इज गवर्नेंस पार्ट 2 questions were asked this year, 4 questions were asked last year and 2 questions in 2021 and 2 questions in 2020। ठीक है, सोशल जस्टिस से इस बार क्वेश्चन बढ़ा है, इस बार 4 क्वेश्चन है सोशल जस्टिस से एंड इसके पिछले साल 3 क्वेश्चन थे and before that there were 5 questions and 4 questions। maximum question if we note from social justice came in 2021, that is 5 questions। IR का as I told you 4 questions have been coming since like a considerable number of years now। in terms of marks allocation, if you will see
From polity this year 125 marks question came. While in last 2 years, in 2022 and 21, 115 marks weightage of question were asked, और 2020 में भी 125 मार्क्स का ही वेटेज था. सो वी कैन से मोर और लेस पॉलिटी का सेम वेटेज कंटिन्यू हो रहा है विद वन क्वेश्चन हियर एंड देयर. ठीक है. गवर्नेंस का जो है वेटेज, इट्स गवर्नेंस हैज लाइक रिड्यूस बाय 50%. लास्ट ईयर 40 मार्क्स क्वेश्चन वर आस्क्ड, दिस ईयर ओनली 20 मार्क्स वेटेज वाज देयर फॉर गवर्नेंस. उसके पहले इन 2021 द वेटेज वाज 25 एंड इन 2020 द वेटेज वाज 20 मार्क्स ओनली. सोशल जस्टिस में इस बार 55 मार्क्स है, सो इट गॉट सेकंड हाईएस्ट वेटेज दिस ईयर आफ्टर पॉलिटी. Social justice had second highest weightage, that is of 55 marks. In 2022 it was 45 marks. In 2021 it was 60 marks. उस साल भी 2021 में भी IR से ज़्यादा वेटेज सोशल जस्टिस को था. And in 2020 also we saw more weightage to social justice than IR, that is 55 marks. And IR का अगर आप देखेंगे तो वेटेज सेम रहा है. I will tell you one interesting fact over here which will help you in your own ways as you decipher it. If you will see, IR के questions are always question number 19, 10 and question number 19, 20. Now how is this useful? Before coming to that, I will also tell you one more fact. Polity questions, mostly the question number 1 to 5, except for question number 3 sometimes, which goes to governance, and 11 to 15. Mostly, not always, they are from polity section only. अब ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में? When you are writing your paper, तो हम हमेशा उस ऑर्डर में आंसर करना चाहते हैं which order makes us comfortable with the question paper. जो सब्जेक्ट्स जो हमारे लिए अच्छे हैं, like we feel good in those subjects or we feel that like these subjects are strong for us, हम उनको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो what will happen if we already know such pattern or such order, we can directly go to those questions and explore them. या इसको पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं. It eases your nerves. It gives you more confidence and then the rest of the paper can be attempted accordingly. तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाता है, आपके नर्व्स जो स्टार्टिंग नर्व्स होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं and you tend to attempt the whole question paper in a better manner because you have planned it accordingly. ठीक है. अब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. तो जब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो व्हाट वी विल डू, हम डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल जस्ट सी कि क्या पूछा गया है एंड व्हाट वाज द डिमांड वेरी ब्रीफली, बिकॉज द डिटेल्ड एनालिसिस विल बी डन बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इन कमिंग सेशंस. ठीक है. तो हम पॉलिटी की सबसे पहले बात करेंगे. तो पॉलिटी में द फर्स्ट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, जनरली क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बिलोंग्स टू पॉलिटी सेक्शन. दिस ईयर ऑल्सो द सेम पैटर्न वॉज फॉलोड. इन दिस पैटर्न सम ईयर्स देयर इज एन एबरेशन, जब क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो गवर्नेंस पे चला जाता है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी कमेंट. तो बेसिकली ये पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पर, ये पूछना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वो डेमोक्रेसी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. This is the demand of the question. So considerably this is a straightforward question which needs a little bit of analytical thinking. अगर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं उन दोनों को आपको कनेक्ट करके इसको आंसर करना है. सो कंसिडरेबली दिस इज a straightforward question and I will consider it as a static question. दो जब भी हम GS2 को अटेम्प्ट करेंगे एंड GS3 एज वेल, तो एक चीज़ हमें माइंड में रखनी है कि स्ट्रिक्टली वी कैन नॉट डिवाइड द क्वेश्चंस एज स्टैटिक और करंट, बिकॉज in all the questions we have to give current relevance, current examples, the case studies, some new laws which are proposed or the committees which are formed. तो strict separation नहीं होता, but we separate on the basis of कि largely हमें क्या लिखना है उसमें. तो यहाँ पे largely static चीज़ है जो हमें जनरली पता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंश्योर करता है, डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ क्या है. यहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग स्किल कहाँ पे काम आने वाली है कि आप दोनों को इंटरलिंक कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग. द second question is about NALSA. Okay, and so the question is very straightforward. Who are entitled to receive free legal aid and assess the role of National Legal Services Authority in rendering free legal aid in India. तो यहाँ पे आपको इसके रोल को एसेस करना है. तो जिसने भी नेल्सा को पढ़ा होगा एंड फ्री लीगल एड की तरफ जो भी रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जैसे सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर वो आपको याद है तो ये आप क्वेश्चन बहुत ही फेयरली ईजी तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करूंगा
तो कहीं ना कहीं आई विल कैटेगराइज इज एज अ स्टैटिक बट ऑल्सो हैविंग टिंज ऑफ करंट स्टेटस। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन is about the states in India seem reluctant to empower urban local bodies with functionally urban local bodies both functionally as well as financially. Comment. Now I will tell you कि ये क्वेश्चन रिपीटिशन है। अब रिपीटिशन कैसे है और यहीं पर रोल आपको मैं समझाऊंगा PYQs का भी कैसे होता है। ठीक है, तो इफ़ यू विल सी कि यहाँ पर ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, और टू से अगर हम बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो लोकल बॉडीज़ इन जनरल, लोकल बॉडीज़ यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है जिनसे हर साल लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। इसके पहले 2019 में आई थिंक एक क्वेश्चन था जो कि फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। जनरली दीज थ्री आर लाइक वेरी talked about issues which are faced by the local bodies, और उसी क्वेश्चन को बस एक रीफ्रेम करके एक दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैटिक है एंड मोस्ट ऑफ द गुड स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू आंसर दिस बिकॉज ये इशू बहुत टाइम से चला आ रहा है एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें भी करी हैं इस इशू को रिजॉल्व करने की। इशू को रिजॉल्व करने का मतलब टू एम्पावर द लोकल बॉडीज़। तो लोकल बॉडी एम्पावरमेंट की तरफ ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुका है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है एंड दिस इशू इज़ नियरली ऑलवेज इन न्यूज़। तो इसको हम थोड़ा सा ईजियर क्वेश्चन की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टॉपिक इन द सिलेबस, और उस पर हर साल एक क्वेश्चन आता है एंड जनरली वी हैव सीन द यूपीएससी कंपेयर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया USA और इंडिया फ्रांस, इंडिया UK एंड these three are the like most sought after countries जिसके साथ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन यूपीएससी पूछती है। तो इस बार क्या पूछा है यूपीएससी ने, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवरेंटी। अब इस क्वेश्चन में हमें ध्यान क्या देना है, जनरली व्हाट डू वी डू कि जैसे ही हमने देखा कंपेयर एंड कंट्रास्ट इंडियन एंड ब्रिटिश अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, तो ब्रॉड आइडिया हमें लग जाता है कि अच्छा दोनों जगह को कंपेयर कर रहा है। तो वी टेंड टू कवर एवरीथिंग, जो भी आता है, जो भी कंपैरिजन हो सकता है, जो भी कंट्रास्ट है, हम सब कवर करने लगते हैं। बट वी डू नॉट हैव टू डू दैट, वी हैव टू स्टिक टू सोवरेंटी पार्ट ओनली। अगर हम सोवरेंटी पार्ट से स्टिक करके और कंपेयर एंड कंट्रास्ट दोनों करना है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड वेयर डू दे डिफर, अगर हम वो दोनों चीज़ें करते हैं देन ओनली वी विल बी एबल टू फेच मैक्सिमम मार्क्स। बट कंपेरेटिवली दिस क्वेश्चन इज ऑन द ईजियर साइड, जिसमें आपको स्टैटिक नॉलेज अगर अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं। Coming to the fifth question, which belongs to polity, discuss the role of presiding officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work in facilitating best democratic parties। ठीक है, best democratic practices, pardon। अब यहाँ पर क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट भी हमेशा न्यूज़ में रहता है एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। द रीज़न बीइंग कि जनरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है। तो देयर हैव बीन केसेस और देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे उनको अक्यूज़ किया जाता है कि लाइक अपोजिशन पार्टीज आर नॉट गेटिंग इनफ स्पेस ऑन द फ्लोर, दे आर नॉट बीइंग हर्ड आउट प्रॉपरली, ऐसे एक्यूजेशंस चलते रहते हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ इस बार क्वेश्चन पूछा है, बट दे हैव स्पेसिफाइड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो हमें स्टेट लेजिस्लेचर्स का एग्जाम्पल लेते हुए इस क्वेश्चन को डील करना है। कंपेरेटिवली दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी डायरेक्ट एंड इट कैन बी आंसर्ड इफ यू हैव लाइक रेड अबाउट दिस, बिकॉज ये न्यूज़ में भी रहा है एंड ये स्टैटिक पार्ट है। बट लार्जली आई विल कैटेगराइज इट एज अ स्टैटिक क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत ही फिक्स चीज़ें इसने पूछ रखी, कुछ भी नया नहीं पूछा है। Now coming to the 11th question, the Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। Now illustrate with special reference to expanding horizons of right to life and personal liberty. Sorry. तो ये बेसिकली क्या है, आर्टिकल 21 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, you have to connect Article 21 with the dynamism of the Constitution। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, you would have seen आर्टिकल 21 को जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है, जिसमें राइट टू लाइफ के डोमेन में इन्वायरमेंटल राइट्स हो गए या राइट टू प्राइवेसी हो गई, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो आपको उससे कनेक्ट करते हुए यू हैव टू शो हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड हाउ इज इट डायनेमिक। इंटरप्रिटेशन से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो दिस क्वेश्चन इज फेयरली ईजी। हियर योर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, आप कितना अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं, आपके पास कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जुडिशियल केसेस आपके पास है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं।
ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। नो, ये एक बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन लगता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इशू क्या होगा कि जेंडर जस्टिस के बारे में स्पेसिफिकली जनरली बहुत ज़्यादा कंटेंट स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। और उससे स्पेसिफिक अगर केस लॉस की बात करें तो 2-3 केस लॉस जो बड़े केस लॉस है वो हमारे ध्यान में रहते हैं। तो यहाँ पर आप जिसके पास कंटेंट है, जिसने बहुत डीपली अच्छे से पढ़ा हुआ है के प्रोविजन को, उसके लिए तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। बट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव वेरी लाइक स्पेसिफिक कंटेंट, दे कैन कनेक्ट इट इन जनरल विद आवर प्रिंसिपल्स या फिर उन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से जहाँ पर जेंडर का इशू भी रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, recently the case of Sabrimala was there, the question of triple talaq was there। इस तरह के केस लॉस का इस्तेमाल करते हुए we can show this thing कि how gender justice is being upheld, okay। And it is also saying constitutional perspective, the question is specifying constitutional perspective, so you have to take care of the provisions as well। आपको वो provisions भी mention करते हैं, for example DPSP के provisions आपने mention किए, fundamental rights के mention किए, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। So this question, this requires a little bit of more factual knowledge and how well you are able to connect these two, okay। The case laws, अब जनरली क्या होता है कि हम केस लॉस मेंशन कर देते हैं and we just tend to say कि इस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल we can say in Sabrimala case the Supreme Court upheld equality of genders, ठीक है, but you try to connect it with the constitutional perspective as well, like what is the constitutional perspective involved over there। अगर आप उसके साथ कनेक्ट करते तो शायद एक बेटर आंसर मिल सकता है। बाकी डिटेल आंसर व्हेन वी विल कवर इन द स्पेसिफिक सेक्शन देन वी विल कवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सी आर्टिकल 356 this has always been in use। if I generalize it in this way it will be appropriate because article 356 का use हमेशा से होता रहा है, though it was expected by the constitutional makers, the framers of our holy constitution कि ये इतना ज़्यादा use नहीं होगा, but for a long time it has been observed कि ये use किया जा रहा है। पहले इसका use before 1990s it was used in endless number of times, ठीक है, बट आफ्टर 1990 द यूज हैज रिड्यूस्ड। सो द क्वेश्चन इज अबाउट दैट ओनली, व्हाट फोर्स्ड दिस रिडक्शन इन यूजेस या व्हाट कॉज्ड दिस रिडक्शन इन यूजेस ऑफ आर्टिकल 356। आपको उसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको केस लॉस के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, या फिर जो पार्लियामेंट की प्रोविजंस, पार्लियामेंट जो प्रोविजंस लेके आई, कमिटीज़ ने जो कहा, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए यू कैन शो कि व्हाट कॉज्ड दिस चेंज, ठीक है। लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, यू हैव टू टेल अबाउट बोथ। पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी आपको एम्फेसाइज करना होगा यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज अ फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू जीएसटी। तो ये बहुत ही सिंपली जीएसटी के बारे में क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछ रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है एंड फेडरलिज्म से इसको आपको करेक्ट करना है। तो दिस इज़ फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए बिकॉज जीएसटी बहुत ज़्यादा टाइम से न्यूज़ में है। इट वाज स्टार्टेड इन 2017, इट वॉज टू से इम्प्लीमेंटेड इन बाई 1 जुलाई 2017। उसके पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुए थे जब यूपीए 2 ने इसको लाने की कोशिश की थी। उसके बाद इम्प्लीमेंट होने के बाद भी इसमें बहुत सारे फ्लॉज, पॉजिटिव्स, उसके ऊपर डिस्कशन चलता रहता है। तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट। रिसेंटली आफ्टर COVID-19 when the compensation was reduced or the states did not receive the compensation, then again the issue of GST and federalism came to the forefront and वहाँ से ये क्वेश्चन कनेक्टेड हो सकता है। Now the next question, explain the structure of parliamentary committee system. How far have the financial committees helped the institutionalization of Indian Parliament? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है, क्या होता है, उसको आपको ब्रॉड ओवरव्यू देना है। एंड आपको स्पेशली फाइनेंशियल कमिटीज़ जो है हमारी, कि सपोज करिए एस्टिमेट्स कमेटी है या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आपको यहाँ पे उनका रोल बताना है कि व्हाट इज़ द रोल दे प्ले एंड हाउ इज़ दैट रोल इम्पॉर्टेंट। अगर बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में इस क्वेश्चन को समराइज करना चाहें तो ये है इसमें, ठीक है। ये भी फेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका अच्छा आंसर लिखा होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, देयर इज़ नथिंग हिडन इन दिस क्वेश्चन।
Now this was all about polity का section. Now coming to the second section, that is governance. इस बार governance से 2 ही क्वेश्चन है. जनरली 2 से 3 क्वेश्चन में वेरी करता है governance. Thus it may differ from interpretation to interpretation. Like कुछ इंस्टीट्यूट्स ने शायद जो थर्ड क्वेश्चन है उसको गवर्नेंस में कैटेगराइज किया होगा, बट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर एक्सपर्ट्स व्यू द थर्ड क्वेश्चन शुड फॉल अंडर पॉलिटी एंड गवर्नेंस. इस बार 2 ही क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो गवर्नेंस का अगर हम क्वेश्चन देखें तो द 7th क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया रेफर टू रिसेंट डिसीजंस. ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स की तरफ अलाइन क्वेश्चन है, जहाँ पे यू हैव टू टेल कि कंपटीशन कमीशन कैसे एमएनसीज का जो डोमिनेंट रोल है उसको कैसे कंट्रोल कर सकती है. नाउ व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड दिस क्वेश्चन? द थिंग इज दैट कि एमएनसीज do have a lot of benefits which others do not have. Like they have better resources available to them, better technology, better market space available to them. तो इसमें क्या होता है कि they might tend to abuse these things. ठीक है, तो यहाँ पर ये CCI के रोल को बताना है कि कैसे CCI इंश्योर करेगी कि there is fair competition in the market and you have to give recent decisions as well. ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स अलाइन क्वेश्चन है. जो भी करंट अफेयर्स के साथ टच में होगा वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. The second question in governance is e-governance as a critical tool of governance has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What in any cases hamper the enhancement of these features? अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यूपीएससी के क्वेश्चन मेकिंग की. See, what is the statement saying? E-governance as a critical tool of governance has ushered in effectiveness, transparency and accountability. ठीक है, ये कह रहा है कि e-governance से ये 3 चीज़ें आती हैं. Now, what is the question? The question is, what in any cases hamper the enhancement of these features? The question is not about those 3 features. Question is about the inadequacies or the issues which tend to hamper those 3 features. तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे विल एक्सप्लेन द 3 फीचर्स फर्स्ट प्रॉपरली एंड दैट इज गोइंग टू टेक नियरली हाफ ऑफ योर आंसर स्पेस एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन दे टेंड टू एक्सप्लेन द इनएडिकेसीज, बट यहाँ पे वो नहीं करना है. द क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इनएडिकेसीज हैम्पर. So it is called as trap practice. Here UPSC is trying to trap you in the first statement because first statement पढ़ने के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे विल गो ऑन टू एक्सप्लेन द 3 फीचर्स कि हाँ ई गवर्नेंस डज दिस बाय दिस 3 फीचर्स आर दिस, इनके क्या ये कैसे होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बताने लगेंगे. बट दैट इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज इनएडिकेसीज फेस्ड एंड हाउ दोज इनएडिकेसीज आर अफेक्टिंग दीज 3 फीचर्स. तो ये ध्यान रखना है. ऐसी ट्रैप प्रैक्टिसेस को जब हमारा डिटेल सेशन होगा आंसर राइटिंग का और जो हमारा प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है उगम का स्पेसिफिकली स्किल बेस्ड आंसर राइटिंग का, उसमें हम आपको ऐसी जो टेक्निकलिटीज़ हैं या निटिगिटीज़ हैं आंसर राइटिंग की वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सोशल जस्टिस पार्ट. सोशल जस्टिस इज जनरली थोड़ा सा हम इसको इग्नोर किया जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स टेंड टू फील कि अगर हम सोशल इश्यूज या इंडियन सोसाइटी अच्छे से कर रहे हैं तो सोशल जस्टिस कवर हो जाएगा. बट टू टेल यू कि सोशल जस्टिस के आंसर राइटिंग की डिमांड अलग है, उसके बारे में डिटेल में हम आंसर राइटिंग में बात करेंगे. हियर वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस आस्क्ड. See, question 6. The crucial aspects of development process has been the inadequate attention paid to human resource development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है, how is that paying very less attention to human resource development? Now I'll tell you, if you go back to the question paper of I think 2019, there was a similar question over there. जो वहाँ पे भी डेवलपमेंट प्रोसेस जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ एंड ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बीच में कंपैरिजन का कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था. दिस इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन ओनली. There they had asked about growth and the gap between the growth and development, something like that. I'm not able to recall it correctly, but the question was on similar lines. The basic theme of the question was same. They were similar. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि they are talking about the focus. They are not talking about the end result. Over there it was about end result. यहाँ पे it is about the process. They are saying the focus of the process itself is not on human resource development. ठीक है, एंड नाउ ऑल्सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? द क्वेश्चन इज सेइंग द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया. दिस इज अ स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस दिस इनएडिक्वेसी.
So you have to briefly mention the inadequacy. You have to focus more upon the measures, okay, because the core question is about measures only, suggest measures that can address this inadequacy. So you have to give reference to inadequacy, you can write briefly about it, but your answer should be about the measures that will deal with this inadequacy. And don't go on to explain the inadequacies too much, because that will bring imbalance in your answer and you will divert away from the core demand of the question. Now the next question, discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है क्वेश्चन, ये इट इज अबाउट women's representation. ओके, सो women's representation के ऊपर ये क्वेश्चन है. ये similar like questions on women representation has been asked in previous years as well. In 2019 itself, there was a question about women's representation in local bodies and how is that having very little impact on the broader front or the national front. ठीक है, ऐसा कुछ similar question था. इस बार what they have asked the contribution of civil society groups, like how civil society is contributing towards women's participation and representation in state legislatures. You have to take care of this thing as well. You have to write specifically about state legislatures. So do not try to cover everything. Be specific, be to the point, and just focus on what UPSC has asked. If you just focus on that, that will always help you fetch more marks. Because if you try to cover everything, suppose they are asking about state legislature, but you go on to tell about the issues with representation in panchayat, the representation in parliament, if you try to cover everything, it will divert your answer from the core point, and examiner might feel that you are beating around the bush, because the question is specifically mentioning state legislatures. So you have to focus specifically on state legislatures only. This question might be a little bit tricky. ये ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए, वो रोल याद होना चाहिए जो सिविल सोसाइटी ने प्ले किया है. अगर आपको वो याद नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है इस क्वेश्चन में बेस्ट मार्क्स फेच करने में. Because this question, the tone of the question will be based upon example and then explanation only. You have to show the role, and the role, for showing the role in general you can write like it mobilizes, it works as a pressure group and all those things, but without example these are mere points. Okay, so ये question थोड़ा सा tricky हो सकता है, but looks comparatively easier on the outside. अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच. डू यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. अब ये देखिए, दिस इज फ्रॉम सोशल जस्टिस, एंड इफ यू रीड द सिलेबस ना, तो सिलेबस में से डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, बिकॉज सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है डेवलपमेंट प्रोसेसेस. ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है एंड जो स्कीम्स है, नॉट द प्रोसेस, द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स, दे आर इन नेचर डिस्क्रिमिनेटरी. ये उसके पीछे का जो डिस्क्रिमिनेशन, दे आर जस्ट आस्किंग और दे आर सेइंग कि दे टेंड टू बी डिस्क्रिमिनेटरी. नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर आस्किंग योर व्यू. Do you agree? In such questions, always take care of one thing. What I have seen students do, some of my students also did that. They tend to write in my view or I think. You have to avoid that. Try to write answers in third person only. Never. Like avoid using the term I think, in my view and all those things. Whenever they are saying do you agree or in your viewpoint or what do you think, they are actually asking the popular thought process around that, or the conventional thought process around that कि इसमें क्या होना चाहिए, whether it is good or wrong, ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या खराब है, वो in general पूछ रहे हैं. They are not asking personally about you. ठीक है, तो वो अवॉइड करना है. एंड ऐसे क्वेश्चंस में गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर रीजंस. तो आपको दोनों साइड बताना है, whether they are discriminatory or not. ठीक है, तो आपको दोनों साइड बताना है और उसके साथ में अपने रीजंस भी देने हैं. अगर आप कुछ एग्जांपल कोट कर सकते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. तो यहाँ पर जिसको भी whoever has good analytical skills or whoever has practiced answer writing very well, they can answer this question very well, because इसमें you have to give example of some welfare scheme or developmental scheme and just analyze it कि कहाँ पर ये benefit करता है and how it can be discriminatory for maybe other sections of the society, or maybe it may create division within that target audience itself. जैसे for example to say it is said that reservation has not given benefit for all the targeted sections equally.
ठीक है। तो जब उस इक्वल, जिसकी वजह से बाद में कई स्टेट्स ने विद इन दैट डोमेन सब रिजर्वेशंस दिए, ठीक है। दैट कैन बी अ गुड एग्जांपल ओवर हियर। Now the next question, skill development programs have succeeded in increasing human resources supply to various sectors, ठीक है। skill development program ने बहुत सारे sectors को human resource supply किया है। In the context of the statement, analyze the linkages between education, skill and employment. Now again, इस question में क्या ध्यान देना है? The first statement इज जस्ट टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कि कैसे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स को बिल्ड करते हैं, और वो बहुत ब्रीफली आपको बताना है। मेजर फोकस किस चीज़ के ऊपर आपका होना है कि एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, हाउ आर दीज थ्री कोरिलेटेड और हाउ आर दीज थ्री रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे एजुकेशन टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू स्किल एंड दैट टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत फेमस एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे नारायण मूर्ति जी ने एक बार कहा था कि वी हैव इंजीनियर्स बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एम्प्लॉयबल, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे वो जो एक गैप आता है ना कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या है और स्किल की डिमांड क्या है, उसके बीच में जो गैप है, थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, बट यहाँ पे एनालिटिकल स्किल चाहिए आपको। दोज हु कैन एनालाइज थिंग्स वेल, दोज हु कैन थिंक ऑन डिफरेंट डिमेंशंस, दे विल राइट दिस आंसर वेरी वेल। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में सबको एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चंस बहुत सारे एक्सपेक्टेड लाइंस में आएंगे, क्योंकि यूक्रेन वॉर ऑलरेडी चल रहा है, इंडिया ने G20 को इस बार होस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल फ्रंट पे पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा चल रहा है। और टू से द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इज कंपेरेटिवली इनटू फ्लक्स एट द मोमेंट, तो गलत नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इस बार यूपीएससी में भी वो क्वेश्चन में दिखने को मिला है हमें। वी कैन फाइंड द रिफ्लेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी एज वेल। हाउ? The first question in IR says virus of conflict. Now, one thing we have to appreciate, we should appreciate UPSC for one thing, that the use of the language is very poetic this year. They have been very, we can say, innovative with the use of language, and that should be appreciated. So the first question under IR is virus of conflict is affecting the functioning of SEO. See how innovative they are with the language. They are saying virus of conflict is affecting the functioning of SEO. What is it? It is basically talking about कि कैसे multilateral bodies की functioning, यहाँ इस केस में SEO की, वो नेशंस जो पार्टिसिपेंट नेशंस है उनके आपस के खराब रिलेशंस की वजह से खराब होती है, ठीक है। तो वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट, नाउ व्हाट इज इट मेंशनिंग टू? जैसे एससीओ में पाकिस्तान इज आल्सो मेंबर, इंडिया इज आल्सो अ मेंबर, चाइना इज आल्सो अ मेंबर, एंड इंडिया एंड चाइना आर हैविंग इश्यूज, पाकिस्तान एंड इंडिया आर हैविंग डिस्प्यूट्स। तो जो कन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में, वो कैसे एक जो लार्जर एजेंडा होता है किसी मल्टीलेटरल बॉडी को, वो आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। उसके ऊपर एक ये स्टेटमेंट है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problems. ठीक है, ये क्या कह रहा है? पहले इसने स्टेटमेंट दे दिया कि जो कन्फ्लिक्ट है वो एससीओ की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। नाउ इट इज आस्किंग what is the role of India in mitigating the problems? Here again, you have to be aware of the trap. You don't have to write too much on the conflict part. You have to just create context with that कि कैसे SEO में conflict हो रहा है और वो conflict कैसे functioning को affect करता है। The major portion of your answer should be on India's role, ठीक है। And you have to point out, so you have to bring out कि India कैसे role play कर सकता है इस issue को mitigate करने के लिए, ठीक है। ये कंपैरेटिवली यहाँ पर शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम इन टर्म्स में हो सकता है कि देयर मे बी रिपीटिशन ऑफ पॉइंट्स। सो ओवर हियर if you are reading the international relation related articles pretty well, then you can write this answer in a very good manner, ठीक है। Now the second question, Indian diaspora has scaled new heights in the West. अब ये किस रिस्पेक्ट में है कि बहुत सारे इंडियंस लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस पे पहुंच रहे हैं। ऋषि सुनक इज़ अ वेरी ग्रेट एग्जांपल, जो कि ब्रिटेन के हेड ऑफ द स्टेट बने हुए हैं, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने हुए हैं, rather टू बी लाइक मोर एग्जैक्ट। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। comparatively very straightforward question, and I'll categorize it as more of a static question, क्योंकि ये basically डायस्पोरा के
एडवांटेजेस जो होते हैं वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिंस दे हैव गिवन द स्टेटमेंट अबाउट स्केलिंग न्यू हाइट्स, तो आप सिर्फ उससे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे कि कैसे इंडियंस वेस्ट में एक अच्छे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पोजीशंस को अचीव कर रहे हैं, एंड योर मेजर फोकस और द मेन पोर्शन ऑफ द आंसर शुड बी अबाउट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। एंड वेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होंगे तो वी कैन गिव रेफरेंस टू द ऑनगोइंग थिंग्स, जैसे हमारी ट्रेड डील्स बहुत सारी फाइनल होने वाली है, वी आर इन ऑनगोइंग टॉक्स फॉर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस एंड एवरीथिंग। तो उसका अगर आप स्पेशल रेफरेंस देंगे, whoever gives that special reference will fetch more marks. Now this question is very good, I personally liked it a lot. The question is the expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India. ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए, एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो। ना द प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस, सम पीपल में कॉल इट नाटो, नेटो, वो सेम ही चीज़ है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कह रहा है कि जो नेटो का एक्सपेंशन है और यूएस और यूरोप की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, अगर वो स्ट्रांग होती है तो इट विल बी गुड फॉर इंडिया। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? नाउ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देन हियर अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ट्रैप पार्ट, क्या ट्रैप में ना फंस जाए, क्या बहुत ज़्यादा नेटो के एक्सपेंशन और यूएस यूरोप के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा ना लिखें। ठीक है, सो इट इज सेइंग व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्टेटमेंट, give reasons and examples to support your answer. So basically you have to tell whether the expansion and strengthening of NATO and US and Europe's increasing strategic partnership is good for India or not, and you have to write on the both sides. कहाँ पे ये बेहतर हो सकती है, जैसे in terms of our energy security, in terms of जैसे अभी G20 में भी we needed that कि all the countries should be on the same table, तो किस तरह से वो beneficial हो सकती है, and on the other hand कहाँ India would not want that. ठीक है, बिकॉज इफ NATO एक्सपेंशन हैपन्स टू मच देन अगेन रशिया विल रिएक्ट टू दैट, एंड जो अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया क्राइसिस है जिसकी वजह से इतने सारे इश्यूज हुए हैं, इट माइट एस्केलेट फर्दर विद अदर नेशंस एज वेल। तो आपको एक बैलेंस आउट करते हुए दोनों साइड पे व्यू पॉइंट्स देना है और उसमें एग्जाम्पल्स और रीजंस भी सजेस्ट करने हैं। दिस क्वेश्चन it needs both the things. You should be having proper analytical skill, and you should be having some factual information and the knowledge as well. और यहाँ पर जो लोग करंट अफेयर्स के साथ बहुत बेहतर से कनेक्टेड होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, आर्टिकल्स उन्होंने पढ़े होंगे नेटो एक्सपेंशन या रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, दे वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन वेरी प्रॉपर मैनर. The next question, again over here, the UPSC is at its poetic best. It says, sea is an important component of the cosmos. See, this is a question paper of polity, or to say general studies, and the question is of IR, and the language they are using is very good, like they should be appreciated. Sea is an important component of the cosmos. Discuss in light of the above statement the role of the IMO, International Maritime Organization, in protecting environment and enhancing maritime safety and security. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? The question is about basically in very if we narrow it down to its core demand, it is about IMO's role in protecting the environment and enhancing maritime security. तो ये बस ये पूछ रहा है कि IMO कैसे environment को protect करेगा अपने roles के through, और कैसे maritime security provide करेगा. Question सिर्फ यही है, but वो to bring to confuse the students or to put some other thoughts in the minds of the students, it started with sea being the component of the cosmos. जिसका मीनिंग क्या हुआ कि sea is of immense importance for the whole world. अब इसके context में, इसके in the light of the above statement which is similar to in the context, तो यहाँ आपको क्या करना है, शुरू में आपको ये बताना है कि सी का इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर सिक्योरिटी, फॉर ट्रेड, फॉर कल्चरल रिलेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, स्पेसिफिकली आप आइलैंड नेशंस का भी इसमें जिक्र कर सकते हैं, बट मेजरली यू हैव टू राइट अबाउट IMO's रोल. ठीक है, अब स्टेटमेंट यू हैव टू डिस्कस IMO's रोल. तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे IMO का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है. इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं.
सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन सारे पूछे हुए थे हमने उनको डिटेल में डिस्कस करा. नाउ वी कम टू एग्रिम गुरुज एनालिसिस. ठीक है, इस एनालिसिस में हम क्या प्रोवाइड करेंगे? वी विल सी कि स्टैटिक वर्सेस करंट का प्रोपोर्शन क्या था. वी विल ऑल्सो सी कि विद इन द सिलेबस कोई बाउंसर क्वेश्चन थे क्या. नो, व्हाट आर दिस बाउंसर क्वेश्चंस? बाउंसर क्वेश्चंस जनरली आपने दोज हु लव क्रिकेट दे मस्ट नो कि जब कभी भी बहुत तेज बाउंसर आती है तो बैट्समैन आर एडवाइज टू डक इट, बिकॉज इफ दे ट्राई टू प्ले दैट इज अ डबल एज स्वॉर्ड. They might get a 6, they might get runs, but there is equal chance of getting out or getting injured as well. तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि उसको डक करो या सेफली खेलो. तो यूपीएससी में बाउंसर क्वेश्चन क्या है? कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि हमारे गिवन कन्वेंशनल सोर्सेज में अवेलेबल ना हो या जिसका बहुत ब्रीफ आइडिया हो, हमें उसको हम बाउंसर क्वेश्चन कहते हैं. जैसे इसका एग्जांपल है कि गुप्ता पीरियड के न्यूमिस्मेटिक आर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था. इफ यू सी द एनसीईआरटीज, उसमें न्यूमिस्मेटिक्स का बहुत छोटा जिक्र है, इसके ऊपर आप पूरा आंसर फ्रेम करना है, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टास्क. तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बाउंसर क्वेश्चन. और यू कैन सी से देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन क्रायोस्फीयर. सो यू माइट नो अबाउट क्रायोस्फीयर, बट पूरे क्वेश्चन का आंसर करना बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम ये भी देखेंगे कि क्या इस पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन थे विच कैन बी कॉल्ड एज बाउंसर. एंड वी विल ऑल्सो सी कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ थिंकिंग नीडेड, कि क्वेश्चन पेपर कंपेरेटिवली ईजियर लेवल पे था और इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ थिंकिंग, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिकोड करने की ज़रूरत थी हमें. एंड वी विल ऑल्सो थी व्हाट वाज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा अगर क्लियर नहीं है तो हम आंसर नहीं कर सकते, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इफ़ वी हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी कैन आंसर द क्वेश्चंस. वी कैन सी दैट एज वेल. एंड वी विल ऑल्सो सी द अमाउंट ऑफ फैक्ट्स नीडेड. जनरली ऐसा कहा जाता है, या देयर इज़ अ कॉमन परसेप्शन अमंग सम स्टूडेंट्स कि यूपीएससी में फैक्ट्स बहुत लिमिटेड इस पेपर में चाहिए, उस पेपर में नहीं चाहिए. वी नीड इट मोर इन पेपर 3 लेस इन पेपर 2, समथिंग लाइक दैट. दे मे फील, और दे मे फीलिंग कि आईआर में शायद हमें फैक्ट्स नहीं चाहिए, उसमें एनालिसिस वर्क्स बेटर. इस तरह की चीज़ें होती है, तो हम वो भी एनालाइज करेंगे. ठीक है, सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिक वर्सेस करंट. सो इफ वी एनालाइज दैट पार्ट, we will see that this year's question paper had a very good mix of static and another section that I have created, current and static. Now what is this current and static? Current and static are those questions which require equal reference to the static part or the background as well as the current or contemporary happenings. यहाँ पर जब भी हम current की बात करेंगे, current issues, current topic, current dimension, तो basically we are talking about the contemporary. Current doesn't mean just recent, it means contemporary. ठीक है, तो if you will see there were 9 questions which can be categorized as static, 8 questions which can be categorized as current and static, and 3 questions were purely current, like question number 7, question number 9 and question number 10. If I read out that, question number 7 is about the role of Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by multinational corporations in India. Now why have I categorized it as current question? Because the question is specifically mentioning refer to the recent decisions, यानी कि जो करंट हैपनिंग्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड, कंपटीशन कमीशन का रोल, एमएनसीज अब्यूजिंग देयर डोमिनेंट पोजीशन एंड द करंट हैपनिंग्स रिलेटेड टू दैट, आपको उसके रेफरेंस में इस आंसर को फ्रेम करना है. दैट इज व्हाई आई हैव कैटेगराइज्ड इट एज प्योरली करंट. Okay, though 100%, when I say current or static, it doesn't mean 100% current or 100% static, or you don't need to mention anything of recent, any recent example in static portion. No, it doesn't go like that. It means the dominant portion of that answer should belong to that part only. Now, we can also call question 9. Question 9 is about the virus of conflict is affecting the functioning of the SCO. It is about the conflicts in SCO. Why is it current? Because SCO की जो हैपनिंग्स है, या फिर ये जो क्वेश्चन जिस कॉन्टेक्स्ट में है वो भी रिसेंटली हेल्ड समिट्स के बारे में है, कि पिछले 1 साल 2 साल में समिट्स में किस तरह से कोई प्रॉपर आउटकम्स नहीं आ पा रहे हैं, या फिर दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव समिट्स ऑफ द SCO, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है. सो दिस इज व्हाट वी कैन से. Coming to the part on bouncer questions, I don't think there were any bouncer questions, though there were questions which required to have good factual knowledge, a good conceptual clarity, and you were required to have good examples, but as such bouncer questions were not there. So UPSC provided a respite to students in that respect, that they did not give any bouncer questions. Yes, but you were required to have some very good analytical skill. You were required to have you were required to give good thought to some questions in order to answer them properly.
तो ओवरऑल अगर हम इसको पूरे पेपर को एनालाइज करें तो लाइक अंडर द गाइडेंस ऑफ रोहित लोधा सर, we at AgriGuru believe that the paper was on moderate level, if not easy. We cannot call it easy, we cannot call it very tough, but it was on moderate level where very good amount of factual knowledge, knowledge about examples, and awareness about the contemporary happenings and good analytical skill was required. So we have come to the end of the session where we have analyzed the question paper in broad detail. इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग क्वेश्चन को हमारे एक्सपर्ट्स आने वाले सेशंस में दे आर गोइंग टू डिस्कस इट. यू शुड ऑल्सो सी इट एंड फॉलो इट. एंड फॉर द आंसर राइटिंग सेशंस वी एट एग्रीगुरु आर स्टार्टिंग UGAM, and it will be a skill based answer writing program which will start right after the main scenes. Why right after the main scenes? Because when we see the question papers, जैसे GS2 भी हमने डिस्कस किया, we have realized your skill of answer writing, your how better you write the answers, how better you use your available content, that is more important in fetching good marks, and that we will train you in that in this program which will be starting from 21st September. You can find the details on our website and you can also find it in the link section. तो अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, आपको कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.